हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह जुंडात पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करी थी और जाना था कि पृथ्वी की और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ, आप इनको ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में या आज के चैप्टर में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और जानेंगे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। उसके बाद में इसके जानकारी के 2 सोर्स होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट सोर्स, जिसको हम प्रत्यक्ष स्रोत बोलते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स, जिसको हम अप्रत्यक्ष स्रोत बोलते हैं। इन दोनों के बारे में आज हम आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे भूकंप के बारे में या अर्थक्वेक के बारे में, और जानेंगे कि भूकंप की तरंगें कैसी होती है, क्या होती है, भूकंप के प्रभाव के बारे में, इफेक्ट के बारे में जानेंगे। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज ही कवर हो जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद में जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम ज्वालामुखी या वोल्केनो के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, यह चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? यह चैप्टर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये यूपीएससी वालों का सबसे प्यारा चैप्टर होता है। इससे हर साल यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, सीएपीएफ और कभी कभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। इससे पहले अगर हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज मेंस के एग्ज़ाम में, तो मेंस के एग्ज़ाम में पूरा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है भूभौतिकीय घटनाएं, जिसमें हम चर्चा करते हैं कि हमारे भूकंप कैसे आते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, सुनामी कैसे आते हैं। ये एक पूरा टॉपिक हमारे मेंस में कवर होता है। तो ये पूरा टॉपिक हमारे इस पूरे वीडियो में कवर होने वाला है। और हम बात करते हैं रियल लाइफ के बारे में कि ये चैप्टर रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों, जब भी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी में वाइब्रेशन या हमारी पृथ्वी में कंपन क्यों हो रहे हैं, हमारी जो सुनामी की लहरें आती हैं वो लहरें कैसे आती हैं, तो इसके लिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी या जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो क्रस्ट से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित होते हैं। यह जानना भी अत्यंत रोचक होता है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में, इन लेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी होगी, प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में, इन सब के बारे में अनुमान कैसे लगाया होगा। यह चैप्टर पूरा इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमें हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है तो आप क्या सोचते हैं कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर हम गड्ढा खोद के पता लगा लेंगे, हम सुरंग खोद के पता लगा लेंगे कि अंदर क्या है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस 6370 किलोमीटर है। यानी आपको यहाँ से मतलब सरफेस से सेंटर तक जाना है तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 6370 किलोमीटर। चलो बाई चांस ट्राई भी किया आपने तो 10-12 किलोमीटर की गहराई के बाद में इतनी गर्मी आने वाली है, इतनी गैसें आने वाली है कि आप लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अब आप लोग ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में गई हुई खाने हैं, माइंस हैं, वो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खाने हैं। वो कितने किलोमीटर है? वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है, वो हाईएस्ट है। तो फिर आप बोलोगे अब पता कैसे लगाएंगे ड्रिलिंग करके? तो इसके लिए 2 ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका नाम है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। एक है हमारे समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये किस लिए चल रही? ये चल रही इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। तो आज तक की सबसे गहरी ड्रिलिंग कितनी हुई होगी? वो हुई है 12 किलोमीटर। कहाँ हुई? आर्कटिक महासागर में, कोला क्षेत्र में हुई। वो सबसे हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा गहराई में कोई जा ही नहीं पाया। तो फिर अब हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाना है, तो कैसे लगाएं? तो दोस्तों, हम इमेजिन करते हैं कि हमारी पृथ्वी एक दारू की बोतल है। तो अब हम इसको जानना है तो हमें हमारे पास में 2 तरह के सोर्स हैं। पहला सोर्स तो ये है कि हमने खुद इसका ढक्कन खोला और चालू हो गए, 2 चकने ले आए और आपने इसे स्टार्ट कर दी। ये तो हो गया हमारा पहला सोर्स या पहली कंडीशन, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट सोर्स या प्रत्यक्ष स्रोत बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन होंगे। धरातली चट्टानें, एक होगा ड्रिल या माइनिंग करके हम पता लगा लेंगे कि हमारे पास में क्या है, हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है। एक होता है हमारी ज्वालामुखी फटेगा और लावा जो बाहर निकलेगा उसको हमने क्या करा, लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवा लिया कि हमारी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा। ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। आप ठहरे बालाजी के भक्त, अब क्या करते हैं, आप उसको छू भी नहीं सकते,
तो अब छू नहीं सकते तो आप पता कैसे चलेगा आपको? तो इसके लिए आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन क्या होंगे? पहला होगा उल्का पिंड, कि आपके जैसा ही कोई बंदा होगा जिसने पी रखा होगा, तो उसको क्या करोगे, उसको आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। वैसे हम क्या करेंगे, जो हमारी उल्का पिंड होगी, हमारे जो टूटते हुए तारे गिरते हैं धरती पर, तो उनको जाके आप उसकी लेबोरेटरी में जांच करवाओगे। क्या करवाओगे कि ये उल्का पिंड जो है, जो हमारा, जैसे हमने चैप्टर 2 में डिस्कशन किया था हमारे पिछले वीडियो में, कि हमारे जो सारे ग्रह बने थे वो किससे बने थे? प्लैनेट सिमल से बने थे, ग्रहाणुओं से बने थे। तो ये जो उल्का पिंड होते हैं वो भी ग्रहाणु से मिलकर बने होते हैं। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी, हमारी पृथ्वी की संरचना होगी, वो किससे मिल रही होगी? वो इन्हीं उल्का पिंडों से मिल रही होगी, क्योंकि सारे ग्रहों का निर्माण इसी से हुआ। तो उल्का पिंड भी उन्हीं में से है ये। तो उल्का पिंड का हम ऑब्जर्वेशन करके हमको क्या पता लगा सकते हैं कि हम ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे होगी। उसके बाद में हम एक और है हमारे पास में ऑप्शन होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी। तो हम अब क्या होता है, जो हमारे पोल होते हैं ना, ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों पे क्या होती है? ग्रेविटी ज़्यादा होती है। और जो हमारे भूमध्य रेखा वाला या भूमध्य रेखा वाला पार्ट होता है उसमें क्या होती है? ग्रेविटी कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल होते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल होते हैं उसमें क्या होती है? डेंसिटी सब जगह अलग अलग होती है, सब जगह घनत्व अलग अलग होता है। इसी वजह से क्या होता है, किसी जगह ज़्यादा डेंसिटी होती है तो वहाँ क्या होगी? ग्रेविटी ज़्यादा होगी, और जहाँ कम डेंसिटी होगी वहाँ क्या होगी? ग्रेविटी कम होगी। तो इसी वजह से भूमध्य रेखा के ऊपर ग्रेविटी कम होती है। इसी वजह से जो हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं वो इसी भूमध्य रेखा के आसपास में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब इन रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो हमें क्या होती है? फ्यूल की मात्रा हमें कम लगती है। तो ये होता है हमारे गुरुत्वाकर्षण से। तो गुरुत्वाकर्षण हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हैं। एक बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट सोर्स होता है जो ये जानकारी देता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। तो भूकंप के बारे में आगे हम बात करने वाले ही हैं। तो आप एक बार, मैं ये NCERT के नोट्स को मैंने कुछ कॉपी किया, तो आप एक बार इनको ज़रूर देख लें। आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे हैं तो आप इनको उतार लें, अगर नहीं लगे हैं तो आगे चलने दें वीडियो। तो उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। अब ये कैसे करता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। ये एक नेचुरल घटना होती है, कोई प्राकृतिक घटना होती है। तो ऊर्जा के अब भूकंप आते कैसे? तो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है, और जो सभी दिशाओं में फैलकर क्या लाती है? भूकंप लाती है। अब जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। अब ये जो टॉपिक है भूकंपीय तरंगों वाला, ये हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, जो पूरा पार्ट हम भूकंप के ऊपर ही बनाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भूकंप कैसे आता है। तो भूकंप को समझने के लिए ये बात समझा देता हूँ मैं आपको कि जैसे हमारी भूप्रपट्टी है, भूप्रपट्टी को हमने एक 100 kg की प्लेट मान लिया। अब उसके नीचे कितनी बहुत सारी प्लेट है, ब्रंच है बहुत सारा, जो क्या है 20-20 kg के। अब वो क्या करते हैं, जो हमारी भूप्रपट्टी वाली लेयर है वो क्या करती है? वो घर्षण पैदा करती है, जिसकी वजह से क्या होगी, जो B और C वाली प्लेट हैं, या D और B वाली, या C और E वाली प्लेट हैं, वो क्या दूर नहीं खिसके। लेकिन क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड बोले तो हमारा जो मैग्मा होता है पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो क्या करता है? वो उफान मारता है। गर्म होने की वजह से क्या करता है? वो उफाने मारता है। उफान मारता है मतलब बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब बाहर निकलता है तो वहाँ क्या बनता है? वहाँ बनता है हमारे ज्वालामुखी। जहाँ से ज्वालामुखी बन गए तो अब वो क्या करेगी, जो हमारी प्लेटें थी, मान लो हमारे जो D और B के बीच से ज्वालामुखी बाहर निकला, तो वहाँ से क्या होगी, जो हमारी प्लेटें थी वो क्या होगी? वो दूर हट जाएगी। जब दूर हटेगी तो किसी और प्लेट से जाके टकराएगी। मान लो B और C में टक्कर हो चुकी है। जब B और C में टक्कर हुई है तो वहाँ से क्या निकलेगी? वहाँ से निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। जब वो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी तो वहाँ क्या आएंगे? वहाँ आएंगे भूकंप। तो उम्मीद ये आपको करनी चाहिए कि किसी जगह पे अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो रखा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसी के जस्ट अपोजिट में कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा होगा। तो ये आपको मान के चलना है। तो ऐसे आते हैं हमारे भूकंप। तो जहाँ पे दो प्लेटें टकराती है तो वहाँ क्या होगा? वहाँ से भूकंप पैदा होगा। और ये जहाँ पे पैदा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम हाइपोसेंटर या फोकस, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकेंद्र। तो ये क्वेश्चन हमेशा CDS में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जहाँ से प्लेटें टकराती है और जहाँ से भूकंप निकलता है, भूकंप की ऊर्जा निकलती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अवकेंद्र। उसके बाद में जहाँ पे ये सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचती, भूप्रपट्टी पर पहुँचती, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ये एकदम 90 डिग्री लंबवत होगी,
90 डिग्री के एंगल पे जाके ही पृथ्वी से भिड़ेगी। तो आपको वहाँ आपको पता लग जाना चाहिए कि जस्ट इसी के नीचे हमारे भूकंप आया है। ऐसे ही अभी तुर्की में भूकंप आया, तो तुर्की में जब भूकंप आया था तो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो हमारे अफ़गानिस्तान और हमारे इंडिया के आसपास की जो प्लेट है वहाँ पे भी भूकंप आने वाला है। तो ये भी कुछ ही टाइम में प्रूव हो चुका था कि हमारी जो प्लेटें थी वो प्लेटें आपस में टकरा गई थी। तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे आते हैं हमारे भूकंप। ये होता है हमारे भूकंप का प्रोसेस। इसके पीछे मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो बता देता हूँ आपको कि प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटे की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश कहलाती है। अब भ्रंश क्या है, जो हमारी भूपर्पटी है उसके नीचे क्या बहुत सारी प्लेटें हैं, उन प्लेटों में क्या गहन दरारें हैं, बहुत सारी दरारें हैं, वो प्लेटें बनी हुई है। तो भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है। जो हमारी भूपर्पटी उसके नीचे जो प्लेटें हैं वो प्लेटें क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसको बांध के कौन रखा हुआ ऊपर 100 kg वाली हमने भूपर्पटी, वो क्या वो दबा के रखेगी। लेकिन क्या होता है, जहाँ ऊपर की सेलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। जब आप किसी भी यूट्यूब पर सर्च मारोगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, नहीं तो मैं ही वीडियो बना लूँगा, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलती है, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है, और इसे अहू केंद्र भी हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिसेंटर, और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। और यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।